एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का, जो हमारा पेपर 2 है, जो हुआ था 7 जनवरी को। ठीक है, तो सीडीपी से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी हिस्से से शुरू होता है और बाद में बाकी शरीर के हिस्सों में जाता है। तो देखो, सिर से शुरू होता है, सिर और ऊपरी हिस्से से शुरू होता है और बाकी फिर बाद में शरीर के और हिस्सों में जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? शीर्षगामी, समयपेश या पदानुक्रमित, या फिर प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। देखो, सिर से शुरू हो रहा है, ऊपरी भाग से शुरू हो रहा है, फिर बाकी शरीर के हिस्सों में जा रहा है, तो सिर यानी शीर्ष। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में अभिकथन और कारक दे रखा है। कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मानसिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। अभिकथन कह रहा है कि कुछ संस्कृतियों में जब किशोर अवस्था में लड़कियां होती है तो उनका मासिक धर्म जब शुरू होता है तो कहीं तो जश्न मनाया जाएगा, मतलब खुशी मनाई जाएगी, ये अच्छी बात है, और कहीं पे उसको चुपचाप रखा जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चुप रहना है, बताना नहीं है किसी को, इस तरीके से रखा जाएगा। कारण क्या है इसका? कि विभिन्न संस्कृति संदर्भ में पलने वाले बच्चों के बचपन के अनुभव भिन्न होते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है कि कोई बच्चा जैसे कहीं पे इसी चीज़ को लेके जश्न मनाया जा रहा है, कहीं पे उसको बिल्कुल चुप रखा जा रहा है, गुप्त रखा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग संस्कृति के हिसाब से बच्चों के जो बचपन के अनुभव होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, कि कहीं पे किसी चीज़ को लेके जश्न है, कहीं पे उसको चुप रखा जा रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आते क्वेश्चन नंबर 3 पर। अनुवांशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच में निरंतर और जटिल प्रक्रिया को कौन सा विकास प्रभावित करता है? देखो, अनुवांशिकता भी चाहिए, हेरिडिटी भी चाहिए, सामाजिक भी चाहिए, सोशलाइजेशन चाहिए, हमारा सांस्कृतिक भी होना चाहिए, और वातावरण के बीच, इन सब के बीच में एक निरंतर एक प्रक्रिया है, निरंतर और जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। उसको कौन सा, इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो प्रभावित करेगा विकास का? सिर्फ संज्ञानात्मक हो या सामाजिक हो या फिर दोनों हो, या फिर शरीर संज्ञानात्मक और सामाजिक? देखो, सभी चीज़ है, तो शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, सामाजिक विकास है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था और द्वितीयक सामाजिकरण की संस्था, मतलब सामाजिकरण हमारा सोशलाइजेशन होता है, सबसे पहले कहाँ होगा? परिवार से। दूसरा कहाँ होगा? दूसरा देखो, पड़ोस से भी हो सकता है, स्कूल से भी हो सकता है, ठीक है, और अपने क्लासमेट से भी हो सकता है, लेकिन आयोग के हिसाब से इसने इसका ऑप्शन माना है परिवार और किताबें। मतलब पहला होगा परिवार से, द्वितीय होगा किताबों से। तो ऑप्शन क्या नाम है? बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? जीन पियाजे के हिसाब से शिक्षक के गुण बताने के शिक्षक के महत्वपूर्ण गुण क्या हैं एक टीचर के? ठीक है, अनम्यता और निरंकुशता और आधिकारिकता, या फिर कठोरता, प्रवृत्ति या निर्देश, या लचीलापन या गतिशीलता। देखो, अच्छा टीचर की भूमिका, मतलब अच्छा टीचर जो है उसके क्या होंगे? लचीलापन होगा और गतिशीलता होगी। ठीक है, अच्छे टीचर के जो गुण होंगे वो लचीलापन और गतिशीलता हो जाएगी। आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची यह तर्क कर पाती है कि सभी टॉफी मीठी हैं और एक कैंडी जो है एक टॉफी है, मतलब ये इसलिए वो मीठी है। मतलब ये कर पाना कि ये अंतर कर पाना कि जो टॉफ़ी होती है वो मीठी होती है और कैंडी भी एक टॉफ़ी है और कैंडी टॉफ़ी है तो इसीलिए वो मीठी है। मतलब थोड़ा तर्क जान लें तो बताना है संवेदी में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में, या फिर अमूर्त में। देखो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मूर्त में, क्योंकि संवेदी में तो बच्चा बहुत छोटा रहता है, वो तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेंसरी मोटर वाले में। हाँ, पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा थोड़ा सा चीज़ को समझने लगता है, लेकिन अच्छे से तर्क उसको मूर्त संक्रियात्मक में आता है। ठीक है, वो भी मूर्त में मूर्त चीज़ों का ही आएगा, अमूर्त चीज़ों का नहीं आएगा। जो सामने चीज़ें दिख रही हैं उसी का ही आएगा, और बाकी सारी सोच, जैसे कल्पनात्मक सोच है या जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में भी सोचना, वो आएगा आपको ऑप्शन डी वाले में। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ये किसने बताया है कि जो हमारा मतलब जो हमारा विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें सांस्कृतिक उपकरणों का बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, सोशल, सांस्कृतिक, ये सारी बातें करते हैं वाइगोस्की, और संज्ञानात्मक, खाली संज्ञानात्मक की बात करते हैं जीन पियाजे। इसके हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो। जहाँ सोशल आ रहा है बस सोच लो वाइगोस्की हैं। आधे क्वेश्चन नंबर 8 पे। लेवाइस के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वाइगोस्की के हिसाब से बच्चों को सीखने के लिए क्या महत्व? वही वाली बात है, वाइगोस्की है मतलब वो सामाजिक से सीखेगा, सोशल से सीखेगा, ना इनाम से, ना सजा से, ना अनुबंध से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अंतरक्रिया करके सीखेगा। एक प्रगतिशील कक्षा में, एक एक्टिव क्लास है, उसमें क्या क्या गतिविधि होनी चाहिए? बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम होगी तो फिर क्या मतलब है एक्टिव क्लास का? बच्चे पाठ्य पुस्तक से दिए गए तथ्यों को याद करेंगे, सिर्फ रटते ही रहेंगे तो फिर क्या मतलब? भाई रट तो वो वैसे ही लेंगे। या फिर
सी वाला या फिर डी वाला है बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट होगा, मतलब उनका मूल्यांकन करो पेपर पेंसिल टेस्ट, बस जो टेस्ट दे दिया उसी में जितने नंबर आए उसी के हिसाब से भाई तुम फर्स्ट हो तुम सेकंड हो। या फिर ऑप्शन सी के बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं, मतलब ऑप्शन सी ये दे रखा है कि बच्चे की व्यक्तिगत भी देखना है, उसके समूह में वो कैसा काम कर रहा है, वह अपने क्लासमेट से किस तरीके से रह रहा है, वो सब चीज़ भी देखनी है, सोशल भी देखना है और उसके व्यक्तित्व को भी देखना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रगतिशील कक्षा में यही होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अभिकथन है और कारक है, उसका अभिकथन है गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल सही बात है। जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। देखो जन्म के समय जेंडर का निर्धारित नहीं होता है कि जेंडर मतलब कि भाई जेंडर है कि मतलब यही डिसाइड कर लिया कि ये लड़की हो गई, इसको ये है करना है और ये लड़का हो गया, ये चीज़ जन्म से नहीं होती। जन्म से तो ये पता चलता है कि ये लड़का है ये लड़की है, बाकी ये सब चीज़ें जो बनाते आगे जाके वो होती हैं अपने सोशल के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, ठीक है, समाज के हिसाब से। तो इसमें ऑप्शन ए तो करेक्ट है, लेकिन आर इसका मतलब जो कारक है वो गलत है इसका, तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांत के साथ कोहलबर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग कौन सा है? कोहलबर्ग के हिसाब से बताना है सही, उन्होंने जो नैतिक सिद्धांत दिए थे उसके हिसाब से बताना है कि कौन सा सही है। पहला है सामाजिक अनुबंधन अभिक्रिया, जो है उसमें तक क्या था कि कानून और नियमों का लचीलापन, अच्छा लड़की अच्छे लड़के में था कि अधिकार से डर और सजा से बचने के लिए ध्यान देना, या फिर कानून और व्यवस्था विनाश में था एहसानों का सामान आदान प्रदान करने, या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में था कि विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांत। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो था उसमें क्या था, कानून और नियमों में लचीलापन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? जो हार्वर्ड गार्डनर है उनके हिसाब से बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है, या फिर अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, या फिर उत्पादों के लिए नए मूल उत्तर देने की किसी व्यक्ति की क्षमता, या फिर किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता। देखो किसी विशिष्ट मतलब प्रश्न के लिए उससे बुद्धि का नहीं पता चल सकता कि एक प्रश्न में किसी ने अच्छा कर दिया तो पता चल रहा है, या फिर जो उत्पादों के लिए नए या फिर मूल उत्तरों को किसी व्यक्ति की क्षमता हो, या फिर अनुभव के हिसाब से उनको व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। नहीं, बुद्धि क्या होती है? एक ऐसी क्षमताओं का समूह है जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करती है। मतलब ये सीख लिया फिर और सीखना है, इसके बाद ये और सीखना है, मतलब अग्रसर, उसको सीखने की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, कि वो सीख रहा है कंटिन्यूअस, वो होती है बहुबुद्धि के सिद्धांत के नाम हिसाब से बुद्धि। ठीक है, एक बार सीख लिया वो स्थायी परिवर्तन हो गया ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार तो हम पता नहीं क्या क्या सीख लेते हैं तो वही हम मतलब हो गया बस, हमें और कुछ सीखना ही नहीं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 13 पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो 2020 के अनुसार इनमें से किसकी वकालत की गई है? शिक्षार्थियों का समग्र विकास, या अनुभवात्मक शिक्षा, या पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, या फिर बहुभाषिकता। देखो जो अभी 2020 के हिसाब से हुई है उसमें क्या है कि बच्चों का जो जितने भी बच्चे हैं उनका समग्र विकास होना चाहिए, उनमें अनुभवात्मक शिक्षा होनी चाहिए। मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमें बता दिया कि भाई ये होता है, किसी भी चीज़ के बारे में बता दिया ये ऐसे होती है, लेकिन ऐसे होती है नहीं है, करके दिखाना है कि उनको बच्चों को अनुभव होना चाहिए इस चीज़ का कि हाँ ऐसे हमने करी है। और पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, मतलब सिर्फ रेलिवेंट पढ़ाना ही नहीं, बच्चों बस पढ़ाते ही रहना है पढ़ाते ही रहना नहीं, बच्चों के अकॉर्डिंग कितना सीख रहे हैं उसके हिसाब से उनको पढ़ाना है। और बहुभाषावाद, बच्चों को बहुभाषावाद, त्रिभाषा सूत्र पहले भी दिया था और अभी भी ये है कि बच्चों को एक से ज़्यादा लैंग्वेज बच्चों को आनी चाहिए, बहुभाषावाद होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये चारों बातें अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। आते क्वेश्चन नंबर 14 पर। विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले प्रश्नों का उदाहरण कौन सा है? विश्लेषण को, ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार कानून कब पारित करता है? देखो कब, क्यों, ये तो आपके एक वर्ड के होते हैं। ठीक है, तो इनमें कोई आपका विश्लेषण लगने वाला है नहीं है। बी है विज्ञापन देखकर आप महिलाओं और पुरुषों के मीडिया में चित्रण के बारे में क्या तर्कीकरण करेंगे? देखो इसमें तर्क करने की ज़रूरत पड़ रही है कि विज्ञापन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर महिलाओं और पुरुषों के हिसाब से मीडिया में जो चित्रण है वो बताएंगे। तो ये अपनी जगह पे ठीक है, बाकी हम सी और डी देखेंगे इसका ऑप्शन।
फिर करेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, इसका सी वाला ऑप्शन दिया है कि लेव वायर्स का जन्म कब हुआ था, तो कब है वो तो आप रट के ही बता दोगे। या फिर जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के चरणों के नाम बताओ, वो भी आप बता दोगे। 4 चरण है, यही है संज्ञानात्मक, मूर्त, अमूर्त, जो भी है, पूर्व संज्ञानात्मक, सब बता दोगे। तो ये क्या है, ये एक फिक्स्ड है और ये चीज़ लिखी हुई है, फिक्स्ड है कि हाँ ये हमें यही बताने है। लेकिन विश्लेषण क्या होता है कि कोई चीज़ हमें दे रखी है, उसके बारे में हमारी सोच के हिसाब से वो डिफरेंस भी आएगा। जैसे एक ही के बारे, ये विज्ञापन के बारे में दे दिया, तो एक बच्चा यही नहीं है कि वही सीखे, उसकी सोच वही हो, दूसरे की भी सोच नहीं, इसमें डिफरेंस भी आता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन भी करेक्ट हो जाए। आते क्वेश्चन नंबर 15 पर। सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल होता है, जो हम सीखते हैं उसमें आकलन में क्या शामिल होता है। आकलन, सीखने के लिए आकलन, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, के लिए, से, तो सीखने के लिए आकलन, ठीक है। सीखने सिखाने से पहले, के दौरान, वह बाद में मूल्यांकन या फिर स्वमूल्यांकन या फिर औपचारिक व अनौपचारिक पद्धतियों का प्रयोग या फिर विद्यार्थियों व शैक्षिक प्रक्रिया में प्रतिक्रिया। देखो, सीखने के लिए आकलन होता है कि जब हम सीख रहे हैं या सीखने से पहले या उसके बाद में जो मूल्यांकन होता है, ठीक है, मतलब पूरा मूल्यांकन, सीखने से पहले भी, बाद में भी, बीच में भी, ठीक है। स्वमूल्यांकन खुद से जो हो रहा है, फॉर्मल भी हो रहा है, इनफॉर्मल भी हो रहा है, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के हिसाब से या फिर विद्यार्थियों व शैक्षिक प्रक्रिया के हिसाब से, ऑल ओवर डेवलपमेंट हो रहा है सीखने के लिए आकलन, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब हमने 1 से लेके 15 तक आज कर लिए, बाकी हम 16 से लेके 30 क्वेश्चन बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।